ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 81, कलह पैदा करने की कोशिश। उस व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सुनकर लोगन ने आह भरी, जबकि अन्य सभी सम्राटों ने अपना ध्यान उनकी बातचीत पर लगा दिया था। क्या इस कमीने का कोई जीवन भी है? लोगन ने सोचा। और इसका तुमसे क्या लेना देना है? सम्राट एश्टन ने नाराजगी में पूछा। पिछले कुछ दिनों से वह सम्राट ट्विटर की बकवास से तंग आ चुका था, जो कि निंदनीय टिप्पणियों से भरी हुई थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका तुमसे सब कुछ लेना देना है। सम्राट ट्विटर ने व्यंग्य किया। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट एश्टन की आवाज़ गंभीर हो गई और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह नीच नौकर 5वें स्थान पर है। ऐसा लगता है कि वह अपनी नौकरानी के बहकावे में आ गया है कि उसके पास अपने जानवरों का शिकार करने का भी समय नहीं है। वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए दिमाग नहीं है। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? सम्राट एस्टन ने फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैंने सुना है कि आपने अपनी एक बेटी को उसे उपहार में दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे उसकी हैसियत नौकरानी से भी कम हो जाती है। जे सम्राट ट्विटर ने मजाक करते हुए हंसा। शर्ली ने जब ये सुना तो वह नाराजगी से भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम? सम्राट एश्टन लगभग भड़क गए जब। अरे, मुझे दोष मत दो, इसके अलावा तुम ही थे जिसने पूछा था कि इसका तुमसे क्या लेना देना है। अगर तुम्हें दोष देना है तो तुम लोरेट सम्राट को भी दोष दे सकते हो। सम्राट ट्विटर ने व्यंग्य किया। सम्राट एश्टन नाराजगी में बड़बड़ाए और जवाब के लिए लोगन की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसे घूरता रहा। लोगन चुप और शांत रहा, जैसे कि उसका इस स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। कुछ पल चुपचाप बीत गए, जबकि सभी ने जवाब के लिए लोगन की ओर देखा। अपेक्षित उत्तर न मिलने पर सम्राट ट्विटर ने उपहास किया, जबकि सम्राट एश्टन का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पूछा, आपको क्या कहना है? सम्राट लोरेट, कुछ नहीं, लोगन ने शांति से कहा और धीरे धीरे सम्राट एश्टन की ओर देखा। फिर उसने कहा, मुझे आपसे या उस बूढ़े लोमड़ी से कुछ नहीं कहना है। मेरे बेटे द्वारा लिए गए निर्णय मेरे द्वारा तय नहीं किए गए हैं। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो आप स्वयं उससे पूछिए, और यदि आपको लगता है कि यह उचित नहीं है तो कृपया अपनी बेटी को वापस लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। क्या उसे अपने कार्यों पर पूरा नियंत्रण है? सम्राट एश्टन, साथ ही सभी सम्राट और प्रतिभाशाली लोग ये सोचकर हैरान रह गए। लेकिन सम्राट एश्टन के हाव भाव जल्दी ही बदल गए, जिससे उन्हें अपनी पहले की परिकल्पना पर विश्वास हो गया। हाँ, मुझे पता है। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि सम्राट ट्विटर दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। मैं बस मजे के लिए पूछ रहा था। तनाव दूर करते हुए सम्राट एश्टन अचानक हंस पड़े। लोगन आश्चर्यचकित था, उसे पता नहीं था कि यह लालची लोमड़ी अचानक स्थिति को शांत करने का फैसला क्यों करेगी। छी! सम्राट ट्विटर ने अपनी जीभ चटकाई, क्योंकि वे उसके द्वारा बनाए गए प्रवाह से बाहर निकल गए थे। लेकिन वह फिर भी सिर्फ एक विफलता के कारण पीछे नहीं हटेगा। उसने नीचे देखा और कहा, राजकुमारी शर्ली एश्टन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। भले ही तुमने डेविस से उसकी पहली पत्नी के रूप में शादी की हो, अगर यह जारी रहा तो तुम्हारी वास्तविक स्थिति हमेशा एक उपपत्नी की ही रहेगी। तुम? सम्राट एश्टन अचानक भड़क उठे और उनकी आभा फैल गई। शर्ली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अपमानित थी। उसके पास सम्राट को डांटने का कोई तरीका नहीं था, भले ही उसका गुस्सा 10 गुना ज्यादा हो। हर कोई डेविस जैसा नहीं होता। उन सभी ने अपनी स्थिति और पद के साथ साथ अपने सही स्थान को भी समझा। सम्राट ट्विटर कौन है? वह ट्विटर साम्राज्य में सबसे ऊपर खड़ा है। वह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट के साथ शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। अगर उसके पास 10 गुना हिम्मत होती तो भी वह उसे डांटती नहीं। सम्राट ट्विटर ने सम्राट एश्टन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, ठीक है, नौकरानी को छोड़ दो। मैंने सुना है कि राजकुमार डेविस की एक और मंगेतर है जो कॉल्डन परिवार से है। जीजे, भले ही नौकरानी तस्वीर में न हो, फिर भी तुम्हारा भाग्य रखेल बनना है। शर्ली का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ी और मन ही मन सम्राट ट्विटर की हिंसक हत्या कर दी। भूख ने उसकी आत्मा को भर दिया क्योंकि वह अधिक शक्ति की इच्छा महसूस कर सकती थी। सम्राट एश्टन के चिल्लाने से ठीक पहले सम्राट रूथ बाहर निकल आए और दबंगई से बोले, सम्राट ट्विटर, तुम बहुत आगे निकल गए हो। एक पवित्र युवती को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ऐसा काम नहीं है जो एक सम्राट को करना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम अब से ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो। सम्राट ट्विटर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये देखकर कि 3 सम्राट उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे, उसने सम्राट रेवन की ओर देखा और देखा कि वह स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था और उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह शो का आनंद ले रहा हो।
फिर उसने नाक सिकुड़ी और चुप रहा क्योंकि हालात उसके खिलाफ थे। वह इतना मूर्ख नहीं था क्योंकि उसे पता था कि कब पीछे हटना है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद तनाव कम हो गया। सम्राट एस्टन ने शर्ली को सांत्वना देते हुए एक सोल ट्रांसमिशन भेजा। शर्ली के चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौट आई क्योंकि उसके पिता ने उसे सांत्वना दी। फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब उस बदमाश और उसकी नौकरानी की वजह से है। अगर वे दोनों न होते तो मुझे इस हद तक अपमानित नहीं होना पड़ता। चूंकि वह सम्राट ट्विटर पर अपनी घृणा को केंद्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके मन ने अवचेतन रूप से अपनी घृणा को उन दोनों पर केंद्रित कर दिया जो उसके अपमान का कारण थे। बाद में जब उसका विवेक वापस लौटा तो वह शांत हो गई और उसे लगा कि उन दोनों पर अपनी घृणा को केंद्रित करना उसका थोड़ा बचकानापन था। लेकिन फिर भी एक महिला के रूप में उसे उस नौकरानी के प्रति घृणा महसूस हुई जो संभवतः उसके भावी पति को उससे चुरा लेगी। एक नीच नौकरानी मेरी मंगेतर को चुराने के बारे में सोचती है। वह सपना देख रही होगी। फिर वह शांत हो गई और अपने घमंडी व्यक्तित्व में वापस आ गई। अचानक अखाड़े के चारों ओर शोर की लहरें उठ खड़ी हुईं क्योंकि दर्शकों ने एक एकल प्रक्षेपण देखा जिसमें एक बच्चा एक जानवर से भिड़ रहा था। यह वह क्या कर रहा है? शर्ली अचानक खड़ी हो गई और वह अविश्वसनीय रूप से चिल्लाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह उसके बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। जब उसने पहले सम्राट ट्विटर का सामना किया था तब से ही उसे उसका व्यक्तित्व पसंद आने लगा था। हा, पीक ग्रेट स्काई ग्रेट बीस्ट को चुनौती देना। आपका बेटा बहुत बहादुर है लोरेट सम्राट। सम्राट क्लेमोर ने प्रक्षेपण को देखते हुए संतुष्टि में हंसा। कुछ लोग हंसे जबकि कुछ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि सभी ने सोचा कि यह डेविस द्वारा अपनी रैंकिंग को शीर्ष 1000 में बढ़ाने के लिए कुछ अंक हासिल करने का अंतिम मिनट का प्रयास था। अध्याय 82 कृपया मुझे मार डालो। 9 मीटर लंबा एक क्रिम्सन एप जो पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज पर पहुंच गया था, एक छोटे बच्चे को कृपालुता से देख रहा था जिसने उसका सामना करने की हिम्मत की थी। इसकी मांसपेशियों की नसें लाल चमक के साथ फैली हुई दिख रही थीं। इसकी आंखें गहरी लाल थीं जैसे कि यह क्रूर हो। इसका शरीर लाल रंग के फर से भरा हुआ था। वाह, इतना लंबा! डेविस ने इसे विस्मय से देखा जैसे कि वह किसी दृश्य का आनंद ले रहा हो। उसने इस तरह के जानवरों को कभी नहीं देखा था, इसलिए यह वास्तव में उसके लिए एक आंख खोलने वाला था। बस इसे देखने से उसे अपनी भविष्य की खोजों की प्रतीक्षा करने की इच्छा हुई। अगर कोई उसे इस तरह से अभिनय करते हुए देखता तो उसे लगता कि वह वास्तव में एक मासूम बच्चा है, बिल्कुल एक नवजात बछड़े की तरह जो बाघ से नहीं डरता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह जानवर को कृपालुता से देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह उसे देख रहा था। जानवर ने भी नहीं सोचा था कि उसे नीचा देखा जा रहा है। डेविस जब जानवर की प्रशंसा कर रहा था तो जानवर उससे थक गया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपने विशाल पंजे हिलाए। डेविस ने अनाड़ी हरकत से आने वाले ताड़ को चकमा देते हुए कहा, वाह, क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? क्रिम्सन एप अतुलनीय रूप से क्रोधित था क्योंकि उसे लगा कि एक साधारण चींटी उसकी हथेली को चकमा देने में कामयाब रही है। तारांकन पुई। क्रिम्सन एप अविश्वसनीय रूप से अचंभित था क्योंकि उसने चींटी को देखा, उस पर थूका। डेविस फिर भाग गया और एक निश्चित दिशा में चला गया। क्रिम्सन एप ने अपनी छाती पीट ली, जोर से चिल्लाया और एक झटके से वह पागलों की तरह उसके पीछे चला गया। ये देखकर कि क्रिम्सन एप उसका पीछा कर रहा था, डेविस मुस्कुराया। ये सही है, मेरे पीछे आओ। हे अल्पविराम, यह क्या है? वह क्यों भाग रहा है? सम्राट क्लेमोर ने असमंजस में पूछा। लोगन के जवाब देने से ठीक पहले एक खौफनाक आवाज ने बातचीत को रोक दिया। क्या इसलिए नहीं कि उसे एहसास हुआ कि उसमें कमी है? जे सम्राट ट्विटर ने हंसते हुए लोगन को ताना मारा। मेरे बेटे के पास एक खास तरह की योजना होनी चाहिए। लोगन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, सम्राट ट्विटर के ताने को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। मैं समझता हूँ, ये समझ में आता है। सम्राट क्लेमोर ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा निराश था क्योंकि उसे लगा कि डेविस ने उसे मारने के लिए चालें चली हैं। सम्राट ट्विटर को अनदेखा किए जाने से स्वाभाविक रूप से नाराजगी थी, लेकिन उसने इसे ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे कि यह रोज की बात हो। यहाँ के ज्यादातर सम्राट उसे पसंद नहीं करते थे, नहीं वे हर समय व्यंग्यात्मक टिप्पणियां देना पसंद करते थे। उन्होंने प्रोजेक्शन को शांति से देखा, लेकिन यह उतना मनोरंजक नहीं था क्योंकि इसमें कोई ऑडियो नहीं था। कुछ क्षण बीतने के बाद उन्होंने देखा कि डेविस क्रिम्सन एप द्वारा पीछा किए जाने के अलावा एक प्राणी का सामना कर रहा है। क्या वह उस जानवर को भी भड़काने जा रहा है? सम्राट एस्टन ने संदेह में पूछा। लोगन को देखते ही सभी को एक ही संदेह हुआ क्योंकि डेविस जिस जानवर को भड़का रहा था वह एक और पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट था जो ज्वालामुखी गैंडा था। जवाब देने से पहले लोगन ने एक पल सोचा और अपनी ठुड्डी पकड़ ली। शायद मेरा बेटा दोनों जानवरों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाद में वह खुद के लिए सारी लूट चुरा लेता है। समझ में आता है।
कुछ सम्राटों ने सिर हिलाया जबकि अन्य संदेह के साथ प्रक्षेपण को देख रहे थे। जैसे ही सम्राट ट्रिटर डेविस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने जा रहे थे, उन्हें एक चौंका देने वाली आवाज ने बाधित कर दिया। वह फिर से उस पर क्यों थूक रहा है? सम्राट एश्टन खड़े हो गए क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर उसका दामाद किसी ऐसे जानवर को भड़का दे जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता और इस प्रक्रिया में दयनीय रूप से मर जाए तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? सम्राट एश्टन इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी पीठ पर ठंडक दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर उन्होंने सम्राट लोरेट की ओर देखा जबकि अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उनकी निगाहें निस्संदेह अजीब थीं। लोगन शांत दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतना शर्मिंदा था कि उसने खुद को जमीन में गाड़ लिया। वह क्या कर रहा है? और तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मुझे भी कुछ पता नहीं है। लोगन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन फिर भी लोगन जानता था कि डेविस चाहे तो जानवरों को मार सकता है, इसलिए उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते? वह एक ही समय में 2 जानवरों को मारने जा रहा है। इस बार सम्राटों को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सिर हिलाया। लानत है बेटे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। बस जानवरों को मार डालो और अपने पिता के लिए कुछ सम्मान बचाओ। उन अजीब निगाहों के बीच लोगन अपने मन में चिल्लाया, ओह सम्राट लोरेट, आपका बेटा फिर से क्यों भाग रहा है? सम्राट क्लेमोर ने थोड़ा निराश होकर पूछा। इस बार लोगन ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बस शांति से देख रहा था। उसने डेविस को जानवर से भागते हुए देखा। उसे पता नहीं था कि उसका बेटा क्या करना चाहता है, इसलिए वह ध्यान से प्रोजेक्शन को देखता रहा। जल्द ही सभी ने देखा कि डेविस तीसरे पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट को उकसा रहा है, उसी घृणित तरीके से मैजिकल बीस्ट के चेहरे पर थूक रहा है। सभी का चेहरा अनायास ही सम्राट लोरेट की ओर मुड़ गया, जो प्रोजेक्शन को ध्यान से देख रहा था। लोगन जो प्रोजेक्शन देख रहा था, खांसने लगा और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा जलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। अगले ही सेकंड में उनके चेहरे प्रोजेक्शन की ओर मुड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसमें मौजूद आकृति को भागते हुए देखा। अखाड़े में उपहास और मजाक की आवाज़ें सुनाई देने के कारण माहौल अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया। ये तब तक जारी रहा जब तक उन्होंने प्रोजेक्शन के अंदर की आकृति को चौथे और 5वें पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट को उकसाते हुए नहीं देखा। फिर उनके द्वारा पीछा किया गया। इस समय तक पूरा अखाड़ा हंसी की दबी हुई लहरों से भर गया था। सम्राट ट्रिटर भी अजीब तरह से हंसे। सम्राट लोरेट के बेटे को खुद को बेवकूफ़ बनाते देख उन्हें बेहद खुशी हुई। लोगन ने बिना किसी असहजता के अपने चेहरे को शांत रखा। वह शांति से प्रक्षेपण को देखता रहा, जैसे कि उसे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी, जिसका पीछा 5 पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट्स कर रहे थे। लेकिन अपने दिल के अंदर वह चिल्ला रहा था, कृपया मुझे मार दो, मैं अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इतनी शर्मिंदगी कब मिली थी? उसे उम्मीद थी कि यह घटना एक दिन उसे परेशान नहीं करेगी। अध्याय 83 शाही पिता। देखो, असंख्य लोगों ने प्रक्षेपण की ओर देखा जब उन्होंने डेविस को 5 जादुई जानवरों से घिरा हुआ देखा, जो सभी पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज के थे। यह सम्राट क्लेमोर ने दृश्य को देखते हुए कहा। फिर उसने सम्राट लोरेट की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन वह भ्रमित हो गया क्योंकि उसने देखा कि वह शांत दिखाई दे रहा था। वह उसके भावों को नहीं देख पाया, इसलिए उसने प्रक्षेपण को देखना जारी रखा। अन्य सम्राटों की भी सम्राट क्लेमोर जैसी ही प्रतिक्रिया थी। अल्पविराम। डेविस ने 5 शक्तिशाली जादुई जानवरों को देखा जो उसका पीछा करते हुए एक खुली जगह पर पहुंच गए थे। मैदान दलदली था, एक सूखी हुई नदी से घिरा हुआ था जिसमें मैदान पर बहुत कम पानी बचा था। वह रुक गया और 5 जादुई जानवरों को अपने चारों ओर घेरने दिया। 5 जादुई जानवरों ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन अचानक एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि वे घोषणा कर रहे हों कि जिस चींटी का उन्होंने पीछा किया था वह उनका शिकार थी। डेविस अचानक इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर हंस पड़ा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इस तरह की स्थिति में बदल जाएगा। उसने बस यही सोचा था कि वे उसकी बेशर्म हरकतों की वजह से उस पर पागलों की तरह हमला करेंगे, लेकिन उन जानवरों को समझदारी से काम करते देखकर वह हैरान रह गया। अपने आप लड़ना बंद करो, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जब तक हो सके भाग जाओ। डेविस का चेहरा असाधारण रूप से गंभीर हो गया और उसने कहा। जादुई जानवरों ने अचानक चींटी की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, मानो ये पुष्टि कर रहे हों कि अगर चींटी ने ही बात की है तो जान लो। वे जानते थे कि उसने कुछ कहा है, लेकिन वे उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाए। आह, तुम जानवर उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाए। तो क्या यह मुझे एक अनुचित हत्यारा बनाता है? जो भी हो, मुझे किसी व्यक्ति या जानवर को मारने के लिए किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस अपने दिल को बेदाग रखने के लिए औचित्य की आवश्यकता है। डेविस ने गंभीरता से कहा, जबकि उसने अपने अंतरिक्ष वलय से अपना भाला निकाला।
वे शब्द खुद से ही कहे गए थे, जैसे कि वह अपने विचारों को समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक जानवरों ने उसे अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। एक सेकंड ही बीता था कि उन्होंने देखा कि क्रिम्सन एप का सिर उसके सिर से अलग हो रहा है और खून खुले दलदली मैदानों में फव्वारे की तरह बह रहा है। जादुई जानवर उस इंसान को देखकर घबरा गए, जिसने अचानक अपने छोटे से शरीर से एक शानदार चांदी जैसी आभा बिखेरी थी। माफ करें, लेकिन आप सभी की मौत तय है, डेविस ने क्रिम्सन एप के कटे हुए सिर पर खड़े होकर कहा। उसने अपना भाला लहराया और बचे हुए जानवरों की ओर दौड़ा। लाइटनिंग स्टॉर्म, अल्पविराम, कुछ मिनट पहले। जी, आखिरकार आपका बेवकूफ़ बेटा 5 पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज से घिरा हुआ है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या आप बेरहम नहीं हैं? सम्राट लोरेट। लोगन ने बस जम्हाई ली, क्योंकि उसने आखिरकार देखा कि डेविस अपनी चाल चलने वाला था। उसने कुछ नहीं कहा और सम्राट ट्विटर पर मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। हम देखेंगे कि जब तुम्हारा बेटा बुरी तरह मरेगा तो तुम कैसे हंसोगे, सम्राट ट्विटर ने बड़बड़ाया। कुछ सम्राटों ने उसे अशुभ टिप्पणी करने के लिए घूरा, मानो वे उसे अपना मुंह बंद करने की चेतावनी दे रहे हों। सम्राट ट्विटर स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था, वह बस इन लोगों द्वारा दिए जा रहे स्वागत से अंधा हो गया था। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे अनदेखा कर दिया, जिससे वह इतना चिढ़ गया कि कुछ ऐसे शब्द भी नहीं बोले जो नहीं कहने चाहिए थे। सम्राट ट्विटर ने हमेशा अपने साम्राज्य में अपना रास्ता बनाया। कौन उसकी चापलूसी न करने की हिम्मत करता? वह अपनी मर्जी से काम करता और अगर किसी को शिकायत होती तो वह चुप रह सकता था या बाद में झूठे आरोपों के लिए उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। इस तरह वह एक सम्राट के रूप में रहता था। और यहाँ ये बिल्कुल विपरीत था। कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि अब उसकी टिप्पणियों की परवाह नहीं करता। फिर उन्होंने प्रोजेक्शन देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया, तभी उन्होंने देखा कि क्रिम्सन एप का सिर एक पल में ही कट गया था। मुख्य क्षेत्र में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने उसे कटे हुए सिर के ऊपर खड़ा देखा। फिर उन्होंने उसे लाइटनिंग स्टॉर्म तकनीक को सक्रिय करते देखा, जिससे जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे थोड़े से लकवाग्रस्त हो गए। जब तक उन जानवरों में हिलने की ताकत आती, तब तक 2 सिर फिर से एक बेहद भयानक तरीके से कट गए। जैसे ही वे अविश्वास में प्रक्षेपण को देखते रहे, जानवरों के शेष 2 सिर अगले 10 सेकंड में कट गए, जैसे कि भाला चलाने वाले के लिए यह एक बेहद आसान काम था। जब सम्राट और अन्य प्रमुख बड़े अविश्वास में प्रक्षेपण को देख रहे थे, तो प्रतिभाशाली लोगों के जबड़े खुले रह गए। कुछ पलों की खामोशी के बाद शर्ली ने अपने सिर को हिलाते हुए अविश्वसनीय तरीके से कहा, सिल्वर स्टेज। सिल्वर स्टेज और केवल 10 साल का। डेविस को देखते हुए अन्य सम्राटों के मन में भी यही विचार आया। सम्राट ट्विटर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि डर उनके ऊपर रेंगने लगा था और उन्हें अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। मुझे इस बच्चे को बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए। डेविस को जादुई जानवरों के कोर इकट्ठा करते हुए देखकर उनकी आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन भले ही यह अविश्वसनीय था, तथ्य तो तथ्य ही थे। सम्राट रूथ ने खड़े होकर अपने हाथ जोड़े, एक विलक्षण प्रतिभा को जन्म देने के लिए लोरेट सम्राट को बधाई। ऐसा लगता है कि हम मेरी बेटी जैसी एक और शख्सियत का जन्म देखेंगे। वास्तव में एक शानदार शख्सियत। सम्राट क्लेमोर ने भी स्वीकृति में सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सम्राट ट्विटर से झगड़ा करने की हिम्मत की। वह हमारे स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। सम्राट रॉस ने भी सिर हिलाया, लेकिन अचानक थोड़ा भ्रमित महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी एक बेटी को डेविस से ब्याहने के लिए सम्राट एश्टन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। हा, अच्छा। सम्राट एश्टन खुशी से हंसे, क्योंकि वह अतुलनीय रूप से खुश थे। सम्राट ट्विटर, वह अपनी नौकरानी के साथ क्यों गया और उसका मार्गदर्शन किया? इसका कारण यही था, उसे चौथे चरण के जानवर से लड़ने की अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। लोगन ने सम्राट ट्विटर को मजाकिया नजरों से देखते हुए राजसी ढंग से कहा। सम्राट ट्विटर के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। अचानक लीन ट्विटर, जो उनके नीचे बैठा था, ने स्कोरबोर्ड की ओर इशारा किया। उसकी उंगली गुस्से में कांप रही थी। शाही पिता, देखो। सम्राट ट्विटर और अन्य जिन्होंने ये सुना, उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए स्कोरबोर्ड को देखा। सम्राट ट्विटर अतुलनीय क्रोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनका चेहरा बदसूरत हो गया था। स्थिति प्रथम, नाम, आपके दादाजी यहाँ हैं, ट्विटर। अंक 50,500। अध्याय 84, अपमानित ट्विटर। मुख्य क्षेत्र में जोरदार हंसी फूट पड़ी, क्योंकि सभी ने अपना संतुलन खो दिया। हा। सम्राट एश्टन जोर से हंसे और नीचे झुके, अपने पेट को गले लगाया। लोगन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और संतुष्टि में हंसे, जबकि उन्होंने सोचा, मैंने पहले जो अपमान सहा वह इसके लायक था। अच्छा। अन्य सम्राट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ट्विटर को देखकर हंस पड़े। प्रतिभाशाली लोग कब्ज से पीड़ित लग रहे थे, क्योंकि उनका चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। कुछ ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने अपना चेहरा छिपा लिया और अपना पेट पकड़ लिया। सम्राट ट्विटर का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया।
उन्हें इस तरह के अपमान का सामना कब करना पड़ा था। उनकी भुजाएं कांप रही थीं और उन्होंने अपनी उंगलियां कस ली थीं, जबकि उनकी हथेलियों से खून टपक रहा था जिससे जमीन गंदी हो रही थी। इसका क्या मतलब है? लोगन लोरेट। उसकी आवाज़ बहुत ही ठंडी थी क्योंकि सुनने वाले पर उसकी हड्डियां कांप उठती थीं। अरे, क्या तुम ही नहीं थे जिसने उसे उसकी क्षमताओं पर संदेह करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में भेजा था? देखो, क्या वह अच्छा नहीं है? वह तुम्हें अपना अभिवादन भेजना भी नहीं भूला, लोगन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था मानो वह समझाने में अतुलनीय रूप से ईमानदार था। कोई बात नहीं, तुम एक बच्चे के गुस्से पर कैसे अपना संयम खो सकते हो? याद रखो कि तुम एक सम्राट हो, सम्राट रेवन ने उसे याद दिलाया। सम्राट ट्रिटर ने अपने दांत पीस लिए और फिर से क्रोध में आकर प्रोजेक्शन को घृणा से देखा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। प्रोजेक्शन में दिखाया गया था कि डेविस के आसपास की जमीन खून के अक्षरों से भरी हुई थी। मुझे आशा है कि तुम्हें मेरा उपहार पसंद आया होगा, पोते। इतना ही नहीं, डेविस को बेफिक्र तरीके से उन पर हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता था। अखाड़े में लगातार हंसी का एक और दौर शुरू हो गया क्योंकि प्रतिभाशाली लोग वास्तव में खुद को अब और हंसने से नहीं रोक पाए। अचानक सम्राट ट्रिटर ने अपनी स्थिति संभाली और शांति से अपनी सीट पर बैठ गए। फिर उन्होंने आलस्य से कहा, आप लोगों के साथ तर्क करना बेकार है, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं आपके प्यारे बेटे के यहाँ आने का इंतजार करूंगा। जैसे ही उन्होंने अपने अपमान के बारे में सोचा, उनकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। वह शांत होने में सक्षम था क्योंकि उसने पहले से ही डेविस को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। एक ऐसी योजना जो डेविस के लिए उचित और अपमानजनक थी। लोगन, सम्राट एश्टन और सम्राट रूथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अन्य सम्राट भी सम्राट ट्रिटर की आंखों में हत्या की मंशा देख सकते थे, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि यह उनसे संबंधित नहीं था। सम्राट लोरेट, अगर वह आपके बेटे पर हमला करता है तो जान लें कि यह सम्राट आपके बेटे को भागने में आपकी मदद करेगा। सम्राट रूथ ने लोगन को एक सोल ट्रांसमिशन भेजा। हाँ, ये गंभीर है। अगर वह हमारे घर में ऐसा करता तो ठीक रहता, लेकिन एक सम्राट का अनादर करना हमारे साथ भी अनादर करने के समान ही है। इसलिए उसे बचाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। फिर भी मैं उसे अपने बेटे के साथ इतना आगे बढ़ते नहीं देखूंगा। अगर वह मेरे बेटे को मारना चाहता है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लोगन ने कहा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लोगन को सम्राट एश्टन से एक सोल ट्रांसमिशन भी मिला। अब उसे राहत महसूस हुई क्योंकि दो सम्राट उसका समर्थन कर रहे थे। अल्पविराम, मुझे यकीन है कि अगर उस स्टिकमैन ने देखा होता कि मैंने क्या किया है तो वह नाराज हो जाता। मॉनिटरिंग बग की ओर हाथ हिलाने के बाद डेविस किसी दूसरी दिशा में चला गया। बेशक जिस दिशा में वह गया वहां एलिया थी। उसे वह स्टंट करते हुए बहुत अच्छा लगा जो बचकाना था। उसे पता था कि वह बेवजह सम्राट ट्रिटर को भड़का रहा था, लेकिन वह जानता था कि किसी को अपने दुश्मनों को लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए उसने उसे भड़काने के लिए जोखिम उठाया। डेविस के मन में ट्रिटर के बारे में यह धारणा थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दुश्मनों को मारने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। जैसे ही वह एलिया की जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि बहुत सारे प्रतिभागी अभी भी कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे। अचानक वह रुक गया क्योंकि उसने एवलिन को देखा जो एक पीक लेवल अर्थ बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट से लड़ रही थी। एवलिन के खिलाफ भीषण युद्ध में जानवर थका हुआ दिख रहा था। उसका फर लाल रंग का था और पीठ उस तरह की तरह नुकीली थी। उसकी एक आंख कटी हुई थी जबकि उसकी दो पूंछों में से एक कटी हुई थी। एक दो पूंछ वाला लाल बाघ। डेविस ने लगभग मृत जानवर को देखते हुए बड़बड़ाया। एवलिन ने अपने हाथों में एक तलवार पकड़ी हुई थी जो जानवर के खून से लाल रंग की थी। जानवर मरो, उसने अपनी ध्वनि तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे बाघ को पहले से ही पहुंचाई गई क्षति और बढ़ गई। रोबरा जानवर दहाड़ने लगा क्योंकि उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ और साथ ही उसने अपनी एकमात्र काम करने वाली आंख भी बंद कर ली। तारांकन स्लैश। जानवर का सिर उड़कर डेविस के पास आ गिरा और उसका सिर कट गया। डेविस, एवलिन ने एक जानी पहचानी आकृति देखी और संदेह से पुकारा। डेविस उसकी दृष्टि की सीमा के भीतर चला गया। आखिरकार हर जगह हमेशा कोहरा छाया रहता था। डेविस को अपने सामने आते देख उसका दिल शांत हो गया। आखिरकार वह इस जगह पर अकेली थी, एक जानवर का शिकार कर रही थी। अगर उसे एक स्पष्ट सिलहूट दिखाई देता जो एक बच्चे जैसा दिखता था तो वह डर जाती अगर उसे नहीं पता होता कि डेविस जैसा बच्चा दूसरे दौर में भाग ले रहा था। यह एक अच्छा शिकार था। डेविस ने उसके पास आते ही टिप्पणी की, ओह मैं उससे नज़दीकी से नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो तुम्हारे खिलाफ अप्रभावी थी ताकि तुम अंतर को पा सको। और प्रभावी रूप से मैं उसके शरीर के बहुत से अंगों को काटने में सक्षम था। जब एवलिन ने उसे देखा तो वह बहुत घबरा गई, इसलिए इसे छिपाने के लिए उसने समझाने की कोशिश की कि उसने क्या किया था। उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह क्यों घबरा रही है? इसका कोई मतलब नहीं है।
डेविस ने सोचा जब उसने उसे बेचैन होते देखा। उसने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए पूछा और विषय बदलते हुए पूछा, दूसरा दौर लगभग समाप्त हो रहा है, हम साथ क्यों नहीं जाते? हाँ जरूर, एवलिन ने कहा और वह जल्दी से जानवर के पास गई ताकि उसका कोर निकाल सके। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वह आगे बोली, मेरी टीम भी पास में ही है, हमें फिर साथ चलना चाहिए। ठीक है, डेविस को कोई आपत्ति नहीं थी, हालांकि उसे लगा कि उसने उस पल में कुछ खो दिया है। फिर उसे एक सेकंड बाद एहसास हुआ जब उसे गहरा अफसोस हुआ, भाड़ में जाओ, मैंने एवलिन के साथ अकेले रहने का अपना समय खो दिया। अध्याय 85, थोड़ी बातचीत। एवलिन और डेविस से कुछ किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक गर्म झरने के पास एक छोटा सा तंबू देखा जा सकता था। उस तंबू के अंदर कॉल्डन परिवार के युवा थे। अरे, क्रिम्सन एप का ये भुना हुआ मांस वाकई स्वादिष्ट है, युवाओं में से एक ने कहा। बहुत बुरा हुआ, हम कोई मसाला नहीं लाए, एक और युवा उदास होकर बुदबुदाया। किसी कारण से, एक खास व्यक्ति की वजह से माहौल काफी अजीब था। हाँ, चलो ज़ारा, खुश हो जाओ, एक राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल सामान्य बात है। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा, हर किसी का अपना। आखिरकार तुम्हें अपने भविष्य के लिए रास्ता बनाने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। कैंट कॉल्डन ने निराश और उदास ज़ारा को देखा जो बाकी दिनों में खुद पर नहीं थी, सिवाय जानवरों का शिकार करने के, जो उसका तनाव दूर करने का एकमात्र तरीका था। ज़ारा ने ये सुनते ही अपना चेहरा ऊपर उठाया, फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कैंट को दुखी भाव से घूरते हुए कहा, अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं अपने विचारों पर अमल कर पाती? शुरू में मेरे पास उसे नाराज करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन तुम्हारे हस्तक्षेप से मैं अब उसके लिए एक बाधा बन गई हूँ। वास्तव में तुमने हमारे गैर मौजूद रिश्ते को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा। कैंट ने सूखी हंसी हंसी, ठीक है, अगर तुम्हें चिंता है कि एवलिन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे पता है, वह ऐसी इंसान नहीं है। ज़ारा ने उस पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक तुम्हें पता है, हो मतलब कि तुम्हें यकीन नहीं है। कैंट का मुंह बंद हो गया क्योंकि उसने सोचा, अच्छा, मैं तुम्हें कैसे समझूं? महिलाओं, एक पल तुम बहुत दयालु हो और अगले ही पल तुम पागल हो जाने का फैसला कर लेती हो। नहीं नहीं, आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। क्या आश्वस्त करें? टेंट के अंदर एक शांत आवाज गूंजी जिसने सभी को चौंका दिया, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए क्योंकि उन्होंने इस आवाज को पहचान लिया। एवलिन, तुम वापस आ गई हो। कैंट कॉल्डन खड़े हो गए और टेंट से बाहर निकल गए, जबकि अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। मैंने एक पीक लेवल अर्थ बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट का शिकार किया, मेरी रैंक अब 32वीं है। कैंट और अन्य लोग हैरान थे, उसकी रैंक पर नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे छोटे बच्चे पर। प्रिंस डेविस, हमारा फिर से मिलना कितना संयोग है, आपको एवलिन के साथ होना वाकई किस्मत में लिखा होगा। कैंट, जितना भी चतुर था, उनके बीच चीजों को गर्म करना नहीं भूला। डेविस का चेहरा जो शांत था, एक मुस्कान से चमक उठा, जबकि एवलिन शर्मा गई क्योंकि वह प्रारंभिक दौर के दौरान अपने अनैच्छिक कबूलनामे के बारे में सोच रही थी। हालांकि वह अनुमान लगा सकता था कि कैंट किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तारांकन खांसी, ये बातचीत मुझे वयस्क होने के बाद ही करनी चाहिए, ये बहुत जल्दी है। डेविस ने खांसी और लापरवाही से उत्तर दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह संकोची हो। बेशक महाराज, कैंट ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम द्वीप छोड़ रहे हैं, एवलिन ने तंबू में जाते हुए कहा। ठीक है, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं एलिया को लेने जाऊंगा, डेविस ने कहा और वह एक दिशा में भाग गया। फिर युवा तंबू में प्रवेश कर गए और उन्हें अपने मुठभेड़ के विवरण पूछने का मौका मिला। एवलिन ने भी उन्हें समझाया क्योंकि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस मुठभेड़ के अलावा वह पूरी छोटी यात्रा मौन थी क्योंकि उस दौरान उन्होंने बातचीत नहीं की। ठीक है, बस इतना ही, तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? जाओ और अपनी तैयारी करो, एवलिन ने ज़ारा को देखते हुए कहा। सभी ने इसे देखा और तुरंत टेंट से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और ज़ारा को थोड़ा पसीना आने लगा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एवलिन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरी तरफ देखो ज़ारा, एवलिन ने शांति से कहा। ज़ारा ने अपना सिर ऊपर उठाया और चेहरे पर हैरान भाव के साथ उसे देखा। वह हैरान थी क्योंकि उसे उस आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। एवलिन ने आह भरते हुए पूछा, क्या तुम उससे प्यार करती हो? ज़ारा चौंक गई लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? एवलिन ने पूछा। क्योंकि मैं राजकुमार के साथ अपनी स्थिति और ताकत बढ़ा सकती हूँ। ज़ारा ने सच बोलने से पहले एक पल सोचा। हालांकि वह शांत थी, लेकिन वह काफ़ी गुस्सैल भी थी। हालांकि उसने एवलिन की स्थिति पर नज़र रखी, फिर भी यह उसे एक दुष्ट व्यक्ति नहीं बनाता था। इस तरह के विचार के साथ आपको उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए।
भले ही वह एक बच्चा है, मैं कह सकती हूँ कि वह बाज की तरह तेज है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भले ही आप जो कह रही हैं वह सच हो, क्या वह अभी भी आपके फिगर पर फिदा नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि मुझे उसके साथ कोई मौका नहीं मिलेगा? ज़ारा ने एवलिन की ओर देखा और उसने खुद की ओर इशारा किया। वह शरीर के आकार में एवलिन से सिर्फ एक स्तर कमतर थी, लेकिन सुंदरता के मामले में वह एवलिन से भी कम नहीं थी। एवलिन ने आह भरी, मैं समझती हूँ, तुम अभी भी हार नहीं मानोगी। मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? कैंट द्वारा मेरे विचारों को प्रकट करने के बाद नहीं, जिन पर मैंने काम नहीं किया है। ज़ारा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने से पहले उससे प्यार करना चाहिए? एवलिन ने पूछा, क्योंकि वह अपने विचारों को समझ नहीं पा रही थी। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद भी प्यार को पोषित किया जा सकता है। दरअसल लोग इसी तरह बहते हैं और तुम ही हो जो अलग सोच रही हो। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगी? एवलिन ने जब ये वाक्य सुना कि शादी के बाद भी प्यार को पोषित किया जा सकता है तो वह कुछ समझ गई और हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि तुम उसे मुझसे चुरा लोगी। आखिरकार भविष्य में राजकुमार के रूप में उसके साथ कई रखेलें होंगी। मैं उससे शादी करने से इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि यही कारण था। फिर उसने हंसना बंद कर दिया और उसकी आंखें उदास हो गईं। क्या उसे अपने लिए रखना गलत है? मैंने शादी को रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मेरा दिल तय नहीं कर पा रहा है, यह उससे शादी करना स्वीकार नहीं करता, न ही उसे छोड़ना स्वीकार करता है। मैं अब परेशान हूँ। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि तुम पहले से ही उसे बहुत पसंद करने लगी हो? क्या यही कारण नहीं है कि आप उसे दूसरों या मेरे साथ साझा करने में और भी अधिक अनिच्छुक हैं? एवलिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने पहचाना, शायद ऐसा ही हो। अध्याय 86। क्या कोई समस्या है? एवलिन ने आह भरी, वैसे भी मैं तुम्हें उसका पीछा करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर वह तुम्हारा साथ नहीं चाहता तो आज्ञाकारी होकर पीछे हट जाओ। यही मेरी अंतिम सीमा है। फिर वह खड़ी हुई और टैंक से बाहर चली गई। ज़ारा ने उसकी आवाज़ में शत्रुतापूर्ण इरादा महसूस किया। अंतिम सीमा क्या है? चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, तुम नहीं चाहती कि मैं उसके पास जाऊं? हम। फिर उसने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसे जब तक हो सके रुक जाना चाहिए। उसने जो कहा उसमें भी एक बात है। अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब नहीं होती तो मेरी जिंदगी मूल रूप से बर्बाद हो जाएगी। परिणाम जोखिम से मेल नहीं खाते। उसने निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए विचार किया। अल्पविराम। फिरज़ेन द्वीप के सुदूर पश्चिमी छोर पर एक काला वाइपर फुफकारते हुए समुद्र से बाहर तैरता हुआ आया। यह 8 मीटर लंबा था, लेकिन ये थोड़ा हानिरहित लग रहा था। फिर उसने ऊपर देखा क्योंकि उसने द्वीप के एक निश्चित स्थान के ऊपर एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और उसकी दिशा में सरक गया। मुख्य अखाड़े में। जीजे, देखते हैं कि तुम इसे कैसे रोकते हो, सम्राट ट्रिटर ने सोचते हुए हंस दिया। अल्पविराम। जब एवलिन तंबू से बाहर निकली तो डेविस कुछ मिनट बाद एलिया के साथ आया। इकट्ठा हो जाओ, एवलिन ने उन दोनों को देखते हुए आदेश दिया। कॉल्डन परिवार के युवा उसके पीछे इकट्ठे हुए और डेविस का अभिवादन किया, लेकिन एलिया को अनदेखा कर दिया। ठीक है, चलो बाहर निकलते हैं, डेविस ने शांति से कहा और किसी ने भी उसकी आज्ञा को अनदेखा नहीं किया क्योंकि वे सभी बाहर निकल गए। वे उस जहाज की दिशा में चले गए जिसमें वे आए थे। प्रतियोगिता लगभग समाप्त होने वाली थी और वे अंतिम दौर के लिए चुने गए थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इस बिंदु पर उनके रैंक 1 या 2 से आगे निकल गए हैं। जैसे ही वे जहाज की दिशा में आगे बढ़े, वे बेकार की बकबक करने लगे। अचानक कैंट ने गर्व से सबके सामने अपनी रैंकिंग का खुलासा किया। मैं 15वें स्थान पर हूं, आप लोगों का क्या? जैसा कि कॉल्डन परिवार के अगले वारिस से उम्मीद थी। डेविस ने शांति से अपना सिर हिलाया। धन्यवाद राजकुमार, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने कौन सी रैंक हासिल की है? कैंट ने पूछा। वह वास्तव में उत्सुक था क्योंकि वह डेविस की खेती को वर्गीकृत नहीं कर सका। हाँ, यह एक रहस्य है। मैं समझता हूँ, ये थोड़ा निराशाजनक है। कैंट ने उदास चेहरा बनाया। अन्य लोग भी थोड़े निराश दिखे। क्या आप शिकार करने नहीं जा रहे हैं, राजकुमार डेविस? एलिया ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। आपका क्या मतलब है? एवलिन ने एलिया की ओर देखा और पूछा। डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही शिकार करना समाप्त कर दिया है और यह मेरे लिए पर्याप्त से अधिक है। ऐसा नहीं हो सकता, आपके महामहिम ने शिकार करने के लिए बहुत कम समय लिया था। कुछ ही घंटे बीते थे। एलिया ने चिंता में सिर हिलाते हुए कहा। एलिया के दृष्टिकोण से डेविस उसे पूरे समय मार्गदर्शन देकर शिकार करने में मदद कर रहा था और वह अभी कुछ घंटों के लिए जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए निकला था। हमारे पास अभी भी कुछ समय है, हम कुछ घंटों तक शिकार कर सकते हैं, कैंट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ओह एलिया, बस जब मैं एवलिन को प्रभावित करना चाहता था तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
ये सोचते ही डेविस रो पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं, वैसे मैं पहले ही 5 जादुई जानवरों का शिकार कर चुका हूं और वर्तमान में शीर्ष 1000 में हूं, डेविस ने आह भरते हुए कहा। ये सब मेरी गलती है। अगर राजकुमार ने जादुई जानवरों का शिकार करने में मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो उसे निश्चित रूप से पहला स्थान मिलता, एलिया ने उदास होकर कहा और उसकी आंखें नम हो गईं। क्या उसने जादुई जानवरों का शिकार करने में उसका मार्गदर्शन किया? उन्होंने उस हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया जहां उसे पहला स्थान मिलेगा और इसके बजाय उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जहां उसने एलिया का मार्गदर्शन किया। तुमने राजकुमार का बहुमूल्य समय बर्बाद करने की हिम्मत की, एक युवक ने एलिया को देखते हुए चिल्लाया। अगर तुम्हारे पास जादुई जानवरों का शिकार करने का हुनर नहीं है तो तुम्हें बस छोड़ देना चाहिए था, एक अन्य युवक ने उसे डांटा क्योंकि उसने राजकुमार के अच्छे पक्ष में आने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया। एलिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे दुख हुआ क्योंकि उसका सारा समय बर्बाद हो गया। कैंट जब इस पर टिप्पणी करने जा रहा था, तुम दोनों चुप हो जाओ, एक गंभीर आवाज ने दोनों युवकों को चौंका दिया। तुम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाओगे, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, किसी ने तुम दोनों से एलिया को डांटने के लिए नहीं कहा। डेविस की आंखों में बेहोशी भरी हत्या की मंशा उभरी जब उसने चेतावनी दी, जिससे दोनों युवकों की सांसें रुक गईं। एलिया, उन्हें बताओ कि तुम्हारी रैंक क्या है, डेविस ने गर्व भरे लहजे में आदेश दिया। गर्व भरे लहजे का इस्तेमाल करने के बजाय एलिया ने दुखी होकर कहा, 5वीं रैंक। क्या? अविश्वास में सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक बात थी कि स्काई रैंक एम्पायर का कोई बच्चा यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने जो देखा वह स्काई रैंक एम्पायर की एक नीच नौकरानी थी जिसने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया। एवलिन ने एलिया को देखा और अचानक हीनता का भाव महसूस किया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे गौर से देखा। उसकी नज़र अब किसी आम लड़की को देखने के तरीके पर नहीं थी, इसके बजाय ये बदल गई कि कोई प्रतिद्वंद्वी को कैसे देखता है। डेविस ने एक आत्मसंतुष्ट चेहरा बनाया। उनके भावों को संतुष्टि के साथ देखते हुए उसने सोचा, ये सही है, वह एक साधारण नौकरानी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। यह कैसे? कैंट ने अविश्वसनीय रूप से पूछा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि शाही परिवार ने उस पर कितने संसाधनों का इस्तेमाल किया होगा। आप जानना चाहते हैं कि कैसे? क्योंकि वह मेरी दोस्त है और मैंने उसे प्रशिक्षित करने के लिए कुछ संसाधनों का इस्तेमाल किया है। क्या आपको कोई समस्या है? डेविस ने कुछ भी नहीं छिपाया क्योंकि यह उसके लिए एक तथ्य था और कुछ अन्य लोगों के लिए यह अनुचित लग रहा था, भले ही यह उसके लिए गर्व की बात थी। मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं पता था कि वह राजकुमार की दोस्त थी। कैंट ने अपना सिर हिलाया। उसे अच्छा लगा कि उसने पहले कभी किसी बारूदी सुरंग पर पैर नहीं रखा। तो वह आपकी नौकरानी क्यों है? फिर एवलिन ने वह सवाल पूछा जिसके बारे में हर कोई सोच रहा था। डेविस ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उसे मूल रूप से मेरी नौकरानी के रूप में भर्ती किया गया था। बाद में मैंने उससे दोस्ती कर ली। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, कैंट ने कहा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और सोचा, समस्या मेरी गांड, ये नौकरानी के लिए सार्वजनिक निष्पादन का मामला है। अध्याय 87, एक आत्मा जानवर के साथ मुठभेड़ स्टेज जादुई जानवर। कैंट के चेहरे पर व्यंग्य देखकर डेविस समझ गया कि वह क्या सोच रहा था और उसने कहा, अगर आपको चिंता है कि उसे सज़ा मिलेगी या नहीं तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उसे सज़ा देना चाहता है तो उसे मेरे ज़रिए से गुजरना होगा। इसके अलावा अगर आप खेती की प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मेरे पिता से भी तुलना करता है, इसलिए उसे संसाधन मिलने की बात पूरी तरह से जायज़ है। बाकी लोग सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उसकी प्रतिभा निस्संदेह आश्चर्यजनक थी। एलिया के प्रति सभी का रवैया बदल गया, लेकिन उनमें अभी भी एक श्रेष्ठता की भावना थी जिसने उन्हें उससे संवाद करने से रोक दिया। वे जहाज के आधे रास्ते पर थे जो द्वीप के दक्षिणी छोर पर डॉक किया गया था जब अचानक दूर से एक काली रोशनी चमकी और वह एलिया की ओर तेजी से बढ़ी। सावधान, एवलिन ने डर के मारे चिल्लाया जब उसने संयोग से चमकती हुई काली रोशनी देखी। जब एलिया ने इसे देखा तो वह पहले से ही अंधेरे प्रकाश की सीमा के करीब थी। आने वाले खतरे के प्रति उसकी प्रतिक्रिया घबराहट के बजाय शांत थी। जब अंधेरा काला प्रकाश उसके अंदर घुसने वाला था तो डेविस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ रास्ते से हट गया। अंधेरा प्रकाश उनके पास से उड़ गया और एक ऐसी दिशा में उतरा जहां बहुत सारी झाड़ियां और खरपतवार थे। यह क्या है? कैंट और अन्य लोग सतर्क हो गए। उनमें से कोई भी अंधा करने वाली रोशनी को महसूस नहीं कर सका। अगर एवलिन की समय पर चेतावनी नहीं होती तो उन्हें लगा कि वे अपनी जान गंवा सकते थे। झाड़ियां हिल रही थीं जैसे कि कोई उसमें से रेंग रहा हो। डेविस ने पहले ही देख लिया था कि अंधेरा प्रकाश कैसा दिखता है, भले ही अन्य लोग केवल काली रोशनी की एक झलक ही देख पाए थे। एक मिड लेवल स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट? बिल्कुल नहीं, इस तरह का एक जादुई जानवर यहाँ नहीं होना चाहिए, डेविस ने अपने मन में चिल्लाया।
पीछे हटो। डेविस ने तुरंत एक आदेश दिया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने खतरे के स्रोत की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की भावना का उपयोग किया तो उसने इसे उल्टा हानिरहित वाइपर के रूप में पहचाना। एक ऐसा अस्तित्व जिसके दो व्यक्तित्व देखे गए थे, एक पालतू और एक हिंसक व्यक्तित्व। यह अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी और अपने दुश्मनों के प्रति हिंसक था। इस सटीक प्रकृति के कारण यह एक निश्चित साम्राज्य के कुलीनों के बीच लोकप्रिय था। चाहे वह कैसे भी सोचे, उसे इस द्वीप पर इस तरह के जादुई जानवर के अस्तित्व का कोई कारण नहीं मिल सका। अगर ऐसा है तो यह उस ट्विटर कमीने का ही होगा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी प्रतिशोध आएगा, डेविस ने सोचते हुए मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान में ठंडक की गंध थी। एलिया और अन्य जो मूर्खतापूर्ण तरीके से जमे हुए थे जल्दी से पीछे हट गए क्योंकि उन्हें जादुई जानवर से उन पर हमला करने का दबाव महसूस हुआ। उल्टा हानिरहित वाइपर फुफकारता हुआ एक निश्चित व्यक्ति पर गिर पड़ा। एलिया, रास्ते से हट जाओ, डेविस गुस्से में चिल्लाया। वह उसे पकड़ नहीं सका क्योंकि वाइपर उससे तेज था। एलिया ने ये सुना और पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह पागलों की तरह चकमा दे रही थी, अपनी जगह से क्षैतिज रूप से भाग रही थी। एलिया दर्द में चिल्लाए। उल्टे हानिरहित वाइपर ने सीटी बजाते हुए एलिया के बछड़े से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। डेविस ने अपना भाला निकाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसका दिल ठंडा हो गया। बेसिक चेंज। डेविस की चांदी जैसी आभा अचानक एक शुद्ध अंधा करने वाले रूप में फूट पड़ी जबकि उसकी आभा की शुद्धता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। जब उसने अपने भाले को तानाशाह आभा प्रवर्धन से भर दिया तो वह एक चमकदार चांदी जैसी आभा के साथ चमक उठा। मर जाओ तुम दुष्ट वाइपर, डेविस ने इसे रोक दिया जबकि उसकी गति बेसिक चेंज तकनीक का उपयोग करने से बढ़ गई। बेसिक चेंज तकनीक तानाशाह बॉडी सीक्रेट्स की चौथी परत तकनीक की क्षमता थी। ये शरीर की आभा को पूरी तरह से एक उन्मत्त अवस्था में बदल देता है जो आभा की शुद्धता और मात्रा को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप थोड़े समय के लिए बेहतर युद्ध कौशल प्राप्त होता है। तारानकन/पियर्स। उसने अपने गुस्से में उल्टे हानिरहित वाइपर पर कई बार अपना भाला लहराया और उसे काफी हद तक घायल कर दिया। वाइपर ने डेविस को हिंसक रूप से देखते हुए दर्द से फुफकार मारी। उसकी हीरे के आकार की आंखें चमक उठीं, एक ही समय में चमकदार और हिंसक। उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ के लंबे सिरे से जहर उगला। डेविस ने आने वाले हमले को चकमा दिया जबकि वह झाड़ियों पर गिर गया और उन्हें विघटित कर दिया। डेविस ने इसे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे पसीना आने लगा। सौभाग्य से जिस दिशा में वह चकमा दे रहा था उससे उसे उल्टे हानिरहित वाइपर के पास पहुंचने में मदद मिली। उसने तेजी से अपने भाले को उसके सिर में घुसा दिया। खून छलकने लगा और जमीन पर टपकने लगा क्योंकि उसका शरीर जम गया था। डेविस ने अपनी तकनीक को निष्क्रिय कर दिया क्योंकि वह हवा के लिए हौंफने लगा। हालांकि बर्सर्क चेंज तकनीक उसकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन यह उसके शरीर पर कुछ दबाव भी डालती है। खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं क्योंकि एक कमजोर शरीर दर्द में अपनी बांह को पकड़े हुए था, साथ ही बिना कोई आवाज किए दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। डेविस तुरंत एलिया के पास गया और उसे जल्दी से पीक लेवल अर्थ ग्रेड पिल खिला दी, जो एक क्विक रिजुवेनेशन पिल है। एलिया ने दर्द से कराहते हुए जल्दी से गोली निगल ली। कुछ पल बीतने के बाद जिस मांस के हिस्से को काटा गया था वह कुछ ही पलों में ठीक होने लगा। हालांकि ठीक होने की दर दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत धीमी थी। खून की कमी और पहली बार गंभीर चोट लगने के कारण एलिया थोड़ी भ्रमित दिख रही थी। इस हद तक की चोट ने उसके उत्साह को कम कर दिया, जिससे वह एक कमजोर लड़की की तरह महसूस करने लगी। शुक्र है इसने तुम्हें जहर नहीं दिया, वरना। दूसरी बार सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ मारक भी हैं, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये मारक स्पिरिट स्टेज बीस्ट के जहर पर काम करेंगे या नहीं। डेविस ने लड़ाई के दौरान अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की भावना का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि आसपास कोई निगरानी करने वाला बग नहीं था। उसने आसमान में एक अजीब पक्षी को भी देखा जो उड़ते हुए उससे दूर निगरानी करने वाले कीड़ों का शिकार कर रहा था। तब उसे और भी यकीन हो गया कि यह सम्राट ट्रिटर ही था जिसने उन्हें फंसाया था। एवलिन और अन्य लोग जल्दी से वापस आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जानवर का दबाव गायब हो गया है। उन्होंने देखा कि डेविस एलिया के साथ बहुत सावधानी से पेश आ रहा था और उसे सांत्वना दे रहा था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और लाश को देखा जिसके सिर में भाला घुसा हुआ था। फिर उन्होंने डेविस को देखा, उनकी आंखें सम्मान और विस्मय से भरी थीं। अध्याय 88 निष्क्रिय क्रोध। डेविस एलिया के पास बैठा था और उसे उत्साहवर्धक शब्दों से सांत्वना दे रहा था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया, भले ही वह उसके बहुत करीब थी। उसे लगा कि जब उसने देखा कि यह एक स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट है तो उसने जानवर को जल्दी से पकड़ने में गलती की। लानत है, अगर मुझे पता होता कि इसका लक्ष्य एलिया ही है। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए खुद पर गुस्सा महसूस किया। उसे यह गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह मजबूत बनने के लिए साधना कर रहा था, अपने प्रियजनों की रक्षा करना।
उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वह उसमें विफल रहा। उसने सोचा कि अगर वह अपने प्रियजनों की रक्षा भी नहीं कर सकता तो साधना क्यों करे। ये सब सोचकर उसके दिल में नफरत पैदा हो गई। एवलिन ने डेविस और एलिया को देखा, उसे अचानक किसी कारण से चिढ़ होने लगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चुपचाप अपनी चौकस आंखों से उन पर नजर रखना जारी रखा। अल्पविराम। मुख्य अखाड़े में वह स्क्रीन अचानक क्यों गायब हो गई। एक व्यक्ति ने देखा और उसने संदेह से पूछा, मुझे नहीं पता, शायद आपको इसके बारे में मेजबानों से पूछना चाहिए। उसके बगल में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ छोड़ो, ये सिर्फ एक प्रक्षेपण है। उस व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही पल बीते थे कि उन सभी ने देखा कि कुछ प्रक्षेपण क्षेत्र से गायब हो गए हैं। क्या हो रहा है? सम्राट क्लेमोर ने संदेह में पूछा। ये निश्चित रूप से अजीब है, मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करने के लिए किसी को भेजना चाहिए, लोगन ने जवाब दिया। जिस प्रक्षेपण पर उनके बेटे को प्रक्षेपित किया गया था वह भी गायब हो गया। ये सिर्फ कुछ पक्षी हो सकते हैं जो कुछ कीड़ों का शिकार करने आए हैं। देखिए, क्षेत्र का केवल एक हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। सम्राट रैवन हंसे। दूसरा दौर जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हमें किसी को जांच करने के लिए क्यों भेजना चाहिए? इसके अलावा अगर हम किसी को भेजते हैं और वे कुछ प्रतिभागियों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या यह अब तक मर चुके प्रतिभागियों के साथ अन्याय नहीं होगा? सम्राट ट्रिटर ने कहा। सभी ने उसे अजीब तरह से देखा। वे सभी ने सोचा, उसकी एक विचारशील टिप्पणी। ये और भी अजीब हो रहा है। लोगन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे पता था कि सम्राट ट्रिटर कुछ करने की योजना बना रहा था, लेकिन वह उस पर अपना हाथ नहीं रख सका। दूसरे सम्राटों ने उसकी राय मान ली क्योंकि दूसरा दौर जल्द ही खत्म होने वाला था। सम्राट ट्रिटर ने संतुष्ट होकर चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। देखते हैं कि तुम मेरे द्वारा भेजी गई मुसीबत को कैसे झेल पाते हो, बदमाश। मेरे इन्वर्टेड होमलेस वाइपर का इस्तेमाल कुछ खास लोगों की हत्या करने के लिए किया जाता है, इसलिए कोई नहीं जानता कि यह मेरा है। इसके पास उसे मारने का 50% मौका है, जबकि उसके साथ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सकता है। आखिरकार इसका जहर भी उतना ही घातक है जितना कि मैं। जे। सम्राट ट्रिटर मन ही मन संतुष्टि में हंसते रहे जबकि वे मुस्कुराते रहे। उन्हें नहीं पता था कि इन्वर्टेड होमलेस वाइपर को उसके जहर को छोड़ने से पहले ही मार दिया गया था। सौभाग्य से इन्वर्टेड होमलेस वाइपर को अपने आप पर बहुत भरोसा था और उसने उनसे लड़ने के बाद के चरणों में अपने जहर का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके कारण उसकी जल्दी मौत हो गई। बेशक डेविस ने अपनी शक्ति बढ़ाकर उस उल्टे हानिरहित वाइपर को जल्दी से मारने में भी योगदान दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह एलिया को जहर देकर मार सकता था। सम्राट ट्रिटर ने उल्टे हानिरहित वाइपर के साथ मानसिक संबंध नहीं बनाया क्योंकि वह जानता था कि जब लोग जांच करेंगे तो उसके पालतू जानवर के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वह यह महसूस नहीं कर पाया कि वह पहले से ही मर चुका है। इस बीच जिस पक्षी से उसका अनुबंध हुआ था वह वाइपर को लक्ष्य की स्थिति सिखाने के बाद उड़ गया क्योंकि उसने आसपास के क्षेत्र में निगरानी करने वाले कीड़ों को हटा दिया था। सम्राट ट्रिटर मुस्कुरा रहे थे। वह लाश या उस बच्चे के दुखी चेहरे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराता रहा। एलिया के घाव 50% ठीक होने के बाद समूह जहाज की ओर बढ़ा। इस बार जहाज पर सुरक्षित पहुंचने पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। डेविस पूरे समय शांत था, सिवाय इसके कि उसके मन में एक उबलता हुआ गुस्सा था जो फूटने वाला था, लेकिन उसने गुस्से में अपना दिमाग खोए बिना उस पर लगाम लगाए। उसका दिमाग पूरी तरह से सम्राट ट्रिटर पर केंद्रित था, जबकि वह केवल ये सोच रहा था कि उसे कैसे मारना चाहिए। उसने अनजाने में एवलिन की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया जो पूरे समय उसके पीछे थी। वास्तव में भले ही उसने उसे देखा हो, वह केवल उसकी ओर सिर हिलाएगा और उसके दिमाग की परवाह करने का समय नहीं होगा। एवलिन को अनदेखा किए जाने पर स्पष्ट रूप से दुख हुआ, लेकिन वह चुप रह सकती थी क्योंकि डेविस भी पूरे समय चुप था। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि वह बहुत शांत था, ये देखते हुए कि उसकी प्यारी एलिया अभी बुरी तरह घायल हुई थी। एवलिन ने अवचेतन रूप से अपने दिल में कहीं न कहीं एलिया को अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया था, लेकिन वह अभी भी इसे महसूस नहीं कर पाए और अपने दिमाग में इसे स्वीकार नहीं कर पाए। उच्च पद वाले लोग हमेशा निम्न पद वाले लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में वे स्वर्ग से चुने गए बच्चे थे जिनका अपना अभिमान और श्रेष्ठता का भाव था। उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना आसान नहीं है जो उनसे कमतर है। जब तक उनका अभिमान पूरी तरह से चूर नहीं हो जाता वे झुकेंगे नहीं। इस तरह कुछ घंटे बीत गए और दूसरा दौर आखिरकार समाप्त हो गया क्योंकि पूरे द्वीप में एक बार फिर से गंभीर आवाज गूंज उठी। जो लोग शीर्ष 1000 में हैं, बधाई हो, क्योंकि आप सफलतापूर्वक अंतिम प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए हैं, जहां आपको कड़ी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा और विभिन्न साम्राज्यों के शीर्ष कुलीनों से लड़ने का मौका मिलेगा। आधे दिन के समय में तुरंत जहाज पर वापस लौट आओ। हम गोटे द्वीप पर वापस आएंगे।
डेविस और अन्य घोषणा सुनने के बाद जहाज पर चढ़ गए। उसके बाद कई लोग दूर से दिखाई दिए। मुख्य अखाड़े में ऐसा लगता है कि उस बच्चे की किस्मत मेरी सोच से ज्यादा है। वह मेरे इन्वर्टेड होमलेस वाइपर से बच निकलने में कामयाब रहा। सम्राट ट्रिटर ने स्कोरबोर्ड देखा और पाया कि दूसरे राउंड के खत्म होने के बाद भी डेविस का स्कोर कम नहीं हुआ। अगर डेविस मर जाता तो उसका नाम जो रोशन है वह फीका पड़ जाता। लेकिन निश्चित रूप से जो कोई भी उसके साथ यात्रा कर रहा है उसका घातक अंत होगा। खासकर इस बार का मुख्य लक्ष्य एलिया नाम की नौकरानी। उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होगा। ये निश्चित रूप से एक नज़ारा होगा। सम्राट ट्रिटर को पता था कि डेविस को मारना मुश्किल होगा, इसलिए मुख्य उद्देश्य उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ निराशा देना था। वास्तव में वह ये भी चाहता था कि वह गर्म दिमाग वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति अपराधी को खुद ही खोज ले, ताकि उसके बड़े होने से पहले उसे खत्म करने का एक वैध कारण हो सके। उसे बस इतना करना था कि वह इनकार करे कि उसने ही इन्वर्टेड होमलेस वाइपर भेजा था और डेविस को किसी और चीज से फंसाकर उसे खुलेआम खत्म कर दे। सम्राट ट्रिटर उस बदमाश के निराश चेहरे के बारे में सोचते हुए हंस पड़े। अध्याय 89। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। जहाज ने प्रतिभागियों के लिए आधे दिन तक इंतजार किया। उसके बाद वह शीर्ष 1000 साधकों के साथ रवाना हुआ। जो अन्य प्रतिभागी अभी भी जीवित थे उन्हें दूसरे जहाज में भेजा गया, जो व्यवहारिक रूप से पिछले जहाज जितना ही बड़ा था। जो साधक शीर्ष 1000 में जगह नहीं बना पाए उन्हें पछतावा हुआ, क्योंकि उनके सपने टूट गए थे, खासकर उन लोगों के लिए जो शीर्ष 1000वें स्थान के करीब थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा, बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुए, क्योंकि वे अंततः इस स्थान तक पहुंचने में सफल रहे। जब वे अपने कुलों में वापस लौटते हैं या दुनिया भर में घूमते हैं तो उन्हें पहचाना जाएगा और उनकी प्रशंसा की जाएगी, चाहे वे कहीं भी जाएं। केवल उच्च पदों वाले लोगों को ही उन्हें अनदेखा करने का अधिकार होगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट की 95% से अधिक आबादी को उनके सामने सिर झुकाना होगा। उनका जीवन अभी व्यवहारिक रूप से सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि वे किसी ऊंचे पहाड़ से न मिलें। जहाज ने गोटे द्वीप के तट पर पहुंचने से पहले आधे दिन और यात्रा की। अल्पविराम। जब 1000 साधक जहाज से उतरे तो वे हरे भरे घास के मैदानों से गुजरे, जबकि उनका स्वागत कई कुलों, संगठनों और परिवारों ने किया, जिसने उन्हें काफी हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। डेविस ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। इस समय वह किसी भी व्यक्ति के पास से गुजर जाता था जो उसे पुकारता था। आमतौर पर उसे कुछ लोगों के साथ बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति पूरे दिन उसके दिमाग में था और वह केवल उस कीड़े से छुटकारा पाने के बारे में सोच सकता था। एलिया चुपचाप उसके पीछे चली गई। उसने अनुमान लगाया कि उसके गुस्से का कारण वह थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी चोट और अक्षमता के कारण नहीं था, बल्कि एक कीड़े के कारण था जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। डेविस की यह चुप्पी उसके लिए बहुत परेशान करने वाली थी। उसे याद आया कि जब वह उसके साथ था तो वह कितना खुश रहता था। इसके अलावा स्नेह के बजाय उसके मन में उसके लिए विस्मय, प्रशंसा, सम्मान और अधिकार जताने की भावनाएं थीं। इसके अलावा इन 2 वर्षों के दौरान जिस तरह से उसने उसका ख्याल रखा, उसने उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वह इस चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उसके दिल को और भी ज्यादा दुख पहुंचाता रहा। जब वे सब अकेले थे तो उसने अपने होंठ काटे और हिम्मत जुटाकर एक सवाल पूछा, डेविस, कृपया मुझसे बात करें। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके मुंह से जो निकला वह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक विनती थी। डेविस ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एलिया अपने शब्दों में गलती महसूस करते हुए जम गई। डेविस मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना हाथ उसके दाहिने गाल को छूने के लिए उठाया और अपना चेहरा उसके करीब लाया। चिंता मत करो, मैं उस आदमी को मार डालूंगा जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। उसने उसके कानों में फुसफुसाया। एलिया, जो खुश थी कि डेविस वापस सामान्य हो गया था, फिर से जम गई। तुम्हारा क्या मतलब है? डेविस ने गंभीरता से कहा, यह सम्राट ट्रिटर था जिसने स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट के साथ आपकी हत्या करने का प्रयास किया था। एलिया का चेहरा पीला पड़ गया। आपको कैसे पता? आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा? डेविस ने जवाब दिया, मैंने जो देखा और सुना है उससे मैं 90% से अधिक अनुमान लगा सकता हूं कि वह अपराधी है। जहां तक बारीकियों की बात है। फिर उसने मॉनिटरिंग बग, अजीब पक्षी और उस उल्टे हाने रहित वाइपर के बारे में बताया जो ट्रिटर साम्राज्य में लोकप्रिय था। एलिया का चेहरा भयावह हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सम्राट के निशाने पर आ जाएगी। उसकी आंखों में डर के आंसू बन गए थे, जिससे वे 2 मोती नम हो गए थे। एलिया, मेरे साथ रहने के अपने फायदे और जोखिम हैं। अभी तुम जिस जोखिम का सामना कर रही हो वह भी एक जोखिम है। मेरे लिए यह मत भूलो कि तुम हमेशा मेरी दोस्त हो, नौकरानी नहीं। इसलिए याद रखो कि अगर तुम चाहो तो तुम आज़ाद हो सकती हो। डेविस ने बात करते हुए उसके हाथ पकड़े। उसने शुरू से ही अपनी आत्मा के साथ एक ध्वनि अवरोध स्थापित करना सुनिश्चित किया।
हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसे खुद भी लगा कि अगर वह एक दिन उसे छोड़कर चली गई तो वह उदास हो जाएगा। एलिया ने उसकी आंखों को देखा, जिसमें एक लालसा थी। उसने सोचा कि उसने निस्संदेह उसके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया है, इतना कि वह एक कमज़ोर छोटी लड़की की तरह रोने लगी। सच में, क्यों? तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? वह वास्तव में अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके जैसा राजकुमार उसके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह क्यों व्यवहार करेगा। वह, एक निम्न दर्जे की व्यक्ति, एक उच्च दर्जे के व्यक्ति द्वारा उसके साथ बराबरी का व्यवहार किए जाने से ईमानदारी से डर गई। वह भविष्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाई जहां वह उसका पक्ष खो देगी और अंततः त्याग का सामना करेगी। डेविस के साथ एक खास बातचीत उसके दिमाग में कौंधी। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चयी चेहरा बनाया, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसकी ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने के बाद कहा, तो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं, तुम मेरा वचन ले लो। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह रसातल में गिर गया हो और उसे लगा कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसने ध्यान रखा कि वह एक बच्चे के साथ व्यवहार कर रहा था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक शक्तिशाली साधक से डरती थी। लेकिन फिर भी उसे छोड़ते हुए देखकर उसका दिल दुखा। आखिरकार, वह 2 साल की अवधि के लिए उसके साथ थी। डेविस ने इन सभी घटनाओं को सम्राट ट्रिटर के काम के लिए जिम्मेदार ठहराया, इसलिए उसके प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। क्या अब मुझे अपनी आज़ादी मिल गई है? एलिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तुम कभी भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। अगर किसी को इससे कोई समस्या है तो वे इसे मेरे साथ ले जा सकते हैं। क्या मैं अब तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ? उसने आगे कहा। डेविस ने अपनी उदासी छिपाने से पहले एक पल रुककर कहा, हाँ। अच्छा, चलो चलते हैं। एलिया मुस्कुराए, उसे अपना नया संकल्प मिल गया था। कहाँ? डेविस हैरान था, फिर उसे एहसास हुआ, क्या उसे जहाज पर वापस नहीं लौटना चाहिए? रुको, दूसरी बार सोचने पर मेरे साथ रहना भी सुरक्षित है। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, ये सोचकर कि वह उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कहाँ? हे, अब जब मैंने अपना नौकर का दर्जा खो दिया है और अब मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास जो कुछ बचा है वह एक दोस्त है, और अब मैं अपनी इच्छा से उस दोस्त का अनुसरण कर रहा हूँ, किसी दास्ता से बंधा नहीं हूँ। एलिया ने कहा और शानदार ढंग से मुस्कुराई, क्योंकि उसने सोचा, इस तरह मैं बिना किसी नकारात्मक विचार के उसके साथ रहने से रोके उसकी दोस्त बन पाऊंगी। खुद तुम? डेविस हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एलिया उसके साथ क्रूर मजाक करेगी। उसके लिए यह एक क्रूर मजाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह उसके जीवन के तरीके को बदलने के बारे में था। एक जोंक की तरह उससे चिपके रहने और एक नकली दोस्त की तरह व्यवहार करने के बजाय उसे आगे बढ़ने और उसके बराबर होने की पहल क्यों नहीं करनी चाहिए, यह उसका विचार था। डेविस ने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से छिपा लिया, जबकि वह यह मानने के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि वह हर दूसरी लालची लड़की की तरह एक लड़की थी। मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। जब उसने कहा कि वह उसे आज़ादी देगा तो वह शुरू में उसका परीक्षण कर रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या उसके लिए उसका समर्थन करना ठीक है। हालांकि यह उसके साथ अन्याय था, लेकिन वह उसके साथ अपने बंधन को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। अब उसे यकीन था कि वह बिना किसी दूसरे विचार के पूरे दिल से उसका समर्थन करने में सक्षम होगा। फिर उसने ताली बजाई। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, चलो मुख्य अखाड़े में चलते हैं। उपहार? एलिया की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। हाँ, ये वहाँ है। आपको ये बहुत पसंद आएगा। साथ ही यह आपको आराम महसूस कराएगा। डेविस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर वे ऊर्जावान कदमों के साथ मुख्य अखाड़े के पास पहुंचे। अल्पविराम। यह एक लंबा इंतजार था। ऐसा लगता है कि जहाज द्वीप पर आ गया था। अब समय आ गया है कि हम अंतिम दौड़ शुरू करें। सम्राट एस्टन ने सभी को सुनने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची की। दर्शक जोश से चिल्ला उठे, क्योंकि वे अंतिम प्रतियोगिता देख सकते थे जिसमें वीर कुलीन वर्ग के लोग एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रहे थे। अंतिम प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे प्रतिभाशाली लोग जोश से भर गए, क्योंकि आखिरकार उनके चमकने का समय आ गया था। ओह, ऐसा लगता है कि दूसरे दौर में पास होने वाले प्रतिभागी अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने कुछ लोगों को अखाड़े में प्रवेश करते देखकर चिल्लाया। हर कोई उनकी ओर देखने लगा और संतुष्टि में सिर हिलाने लगा। उनमें से हर एक प्रतियोगी युद्ध में अनुभवी की तरह दिख रहा था, जिसमें कुलीन वर्ग के पर्याप्त गुण थे। जबकि कुछ लोग सहज दिख रहे थे, कोई कह सकता है कि उनका बाहरी रूप धोखा दे रहा था। प्रतिभागियों के अखाड़े में प्रवेश करते ही समय धीरे धीरे बीतता गया, उनकी आंखों में एक भावुक चमक थी। सम्राट ट्रिटर, जो प्रतिभागियों को शांति से देख रहा था, लगभग निश्चित था कि उसके उल्टे हानि रहित वाइपर ने उन 2 बदमाशों को मार दिया था जो उसके जूते पकड़ने के भी लायक नहीं थे। जब वह अपने अनुमान के बारे में आश्वस्त हुआ तो उसने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
डेविस और एलिया ने अखाड़े में प्रवेश किया। उनकी मुस्कुराहट, साथ ही उनके चेहरे के भाव किसी भी डर या निराशा को व्यक्त नहीं कर रहे थे। एलिया एक बच्ची होने के नाते खतरे को नजरअंदाज कर दिया, यानी सम्राट ट्विटर, जबकि डेविस ने उसके लिए जो उपहार तैयार किया था उसका इंतजार कर रही थी। वे भागने में सफल रहे। सम्राट ट्विटर ने सोचा और उसका चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया क्योंकि वह इस परिदृश्य के लिए भी तैयार था। कोई बात नहीं, इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगा, सम्राट ट्विटर ने मुस्कुराते हुए सोचा। डेविस और एलिया उस जगह की ओर बढ़े जहां प्रतिभाशाली लोग बैठे थे। जैसे ही वे उनकी ओर बढ़े, उनमें से कुछ ने भौहें सिकुड़ी जबकि कुछ ने मुस्कुराया। डेविस ने उनकी कोई परवाह नहीं की और एक सीट पर बैठ गया, जबकि एलिया एक पल के लिए झिझकी और फिर उसके बगल में बैठ गई। सिर्फ इसलिए कि उसने तय कर लिया था कि वह अब नौकरानी नहीं रहेगी, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इतनी जल्दी उस मानसिकता से बाहर निकल सकती है। अभिमानी प्रतिभाशाली लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह दूसरे दौर में 5वें स्थान पर आने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। इस तरह एलिया इस बार बिना किसी नतीजे के वहां बैठ पाए। हा दामाद, वहां सिर्फ मत बैठो, ऊपर आओ, सम्राट एश्टन हंसे। डेविस ने एलिया की ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि सब ठीक रहेगा। फिर वह ऊपर उस जगह पर चला गया जहां सम्राट बैठे थे। उसकी छोटी छोटी आंखों ने सम्राट ट्विटर को एक पल के लिए देखा और फिर सम्राट एश्टन की दिशा में देखने लगी। अपने कौशल का उपयोग करने में आपने बहुत बढ़िया पैंतरेबाजी दिखाई है, लेकिन आपको अपने भाले के कौशल पर भी काम करना चाहिए। भाले का कौशल? ओह, मैं सिर्फ अपनी शक्ति से भाला लहरा रहा था और उसे आगे बढ़ा रहा था और कुछ नहीं, डेविस ने बेबाकी से जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर सभी की आंखें झपक गईं। उन्हें लगा कि वह कुछ हद तक शांत दिख रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या किसी को अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और जब कोई बड़ा उन्हें सुधारे तो उसे सुधारना चाहिए। सम्राट एश्टन ने अपना पेट पकड़ा। हाँ, ये सही है, मेरे साथ औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेविस ने सिर हिलाया। सीधे सादे और खुशमिजाज दिखने वाले इस व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। चूंकि तुम यहाँ पहले से ही हो, तो मेरी प्यारी बेटी से क्यों नहीं मिलते? सम्राट एश्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार पिछली बार तुम किसी खास व्यक्ति की वजह से उससे मिलने का मौका चूक गए थे, जो अचानक तुम्हारे साथ कोई समस्या लेकर आया था। डेविस ने जवाब में हंसा। उसकी हंसी सच्ची थी, क्योंकि सम्राट एश्टन ने जिस व्यक्ति की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया था वह सम्राट ट्विटर था। सम्राट ट्विटर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। शर्ली, ऊपर आओ, सम्राट एश्टन ने प्यार से पुकारा। बैठने की जगह से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसके लाल बाल कमर तक झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए उसका चेहरा लाल पारदर्शी घूंघट से ढका हुआ था। उसके चेहरे के बाएं हिस्से पर बैंग्स थे जो उसकी छोटी नाक के पास पहुंच रहे थे। उसने उग्र रंग का लबादा पहना हुआ था, लाल वस्त्र जो उसके पूरे शरीर को लपेटता था जब तक कि यह उसके ऐसा आकार के वक्रों को उभार नहीं देता था। उसके कंधे से कोहनी तक का हिस्सा ही एकमात्र दृश्यमान स्थान था जहां कोई उसकी जैद सफ़ेद त्वचा को देख सकता था। उसने अपने पैरों को अपने पिता की दिशा में सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया और हवा में कदम रखा। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी की। पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज। जब वह उनके स्थान पर जा रही थी तो उसकी टांगें हवा में नाच रही थीं जबकि उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी। उसके करीब आते हुए फिगर को देखते हुए डेविस ने आह भरी, इस दुनिया में इतनी सारी सुंदरियां क्यों हैं? उसे लगा कि उसे सुंदरियों के प्रति अधिकतम प्रतिरोध हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और बड़े होने पर उनके आकर्षण का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा वह केवल कल्पना कर सकता था कि भविष्य में उसके साथ किस तरह की त्रासदी या विपत्ति आएगी। स्वाभाविक रूप से यह आत्मविश्वास उसके चेहरे की जानलेवा झलक से आया था। शर्ली हवा से उछली और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें अनजाने में एक पल के लिए डेविस को देखती रहीं, इससे पहले कि वह अपने पिता और अन्य सम्राटों को हाथ जोड़कर अभिवादन करती। अंतिम प्रतियोगिता का समय हो चुका है, इसलिए जल्दी से अपने आप को जान लो, सम्राट एश्टन ने खुशी से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं।